कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? झांसी में। कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 8 मई 1988 को झांसी में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश की झांसी में स्थित है। झांसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर इसे कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान उनके स्थान: केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर संस्थान चेन्नई, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान भुवनेश्वर में है। जिला पंचायती राज व्यवस्था की जिला पंचायत की प्रथम तृतीय श्रेणी है। जिला पंचायत पंचायती शासन प्रणाली की तृतीय श्रेणी है। जिला परिषद या मंडल परिषद या जिला पंचायत के रूप में भी जाना जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य और भारत की संसद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य हैं। जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो एक IAS अधिकारी होता है, प्रशासन का प्रमुख होता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली एक 3 स्तरीय प्रणाली है, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायतें और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो याद रखिए, जिला पंचायत जो का तीसरे नंबर और ग्राम 1 पे आता है, ब्लॉक स्तर पर दूसरे नंबर पर आता है। भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य है। देश के कुल दूध का लगभग 18% उत्पादन करता है। राजस्थान 11%, आंध्र प्रदेश 10%, गुजरात 8%, पंजाब 7% का उत्पादन करता है। भारत लगभग 146 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। दुनिया भर में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय डेयरी बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार माना जाता है। भारत लगभग 0.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्माण भी करता है, जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, कोरमा क्रीम आदि उपलब्ध उत्पादन शामिल हैं। प्रमुख देश UAE, बांग्लादेश और अन्य दक्षिणी पूर्व एशियाई देश। पर्पल बियना किसकी एक किस्म है? गांठ गोभी का। गांठ गोभी ब्रासिका ओलेरासिया संस्करण कोंगिलोड्स कुल क्रोसीफेरा से संबंधित है। उत्पत्ति का केंद्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। रोपण के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर है। किस्में: व्हाइट वियना, उत्तर का राजा, पर्पल वियना, गोलिथ व्हाइट, सदाशिव। सटन का सबसे पुराना पर्पल है। मई 2021 निम्नलिखित में से किस उद्योग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एक प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS शुरू की गई है? अगरबत्ती। घरेलू अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एक प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई थी। MIS अगरबत्ती सटीक प्रोडक्शन, सटीक मेकिंग यूनिट्स, रॉ मटेरियल की उपलब्धता यूनिट्स की कार्यप्रणाली, उत्पादन क्षमता, मार्केटिंग आदि के आंकड़ों को सुनियोजित करेगा। पुनर्गठित
राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) सन 2018-19 में शुरू की गई। जनजातियों के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला पौधा बांस है। बांस के पौधे को जनजातियों के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। यह एक चमत्कारी पौधा है जो एक पर्यटक पौधे से हरे सोने में बदल जाता है। बांस सबसे ऊंची घास है। बांस घास के परिवार पोएसी के सब फैमिली बम्बूसोदेई में सदाबहार बारहमासी फूलों के पौधों का एक विविध समूह है। बांस में अन्य घासों की तरह तने के आंतरिक क्षेत्र आमतौर पर खोखले होते हैं और अनुप्रस्थ काट में संवहनी मंडल एक बेलनाकार व्यवस्था के बजाय पूरे तने में बिखरे होते हैं। द्विबीजपत्री बूढ़ी जाइलम भी अनुपस्थित है। द्वितीयक वृद्धि की लकड़ी की अनुपस्थिति से हथेलियों और बड़े बांस सहित मोनोकाट्स के तने का निर्माण होता है, जो कि टैप करने के बजाय स्तंभ के रूप में होता है। बांस एक अद्वितीय प्रकंद निर्भर प्रणाली के कारण दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते पौधे में से एक शामिल है। बांस की कुछ प्रजातियां 24 घंटे की अवधि में 910 मिलीमीटर यानी 36 इंच बढ़ सकती हैं। लगभग 40 mm 11/2 इंच की दर से एक घंटा। विशालकाय बांस घास परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। सीमांत भूमि के लिए यह तेजी से विकास और सहिष्णुता बांस को वनीकरण, कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाते हैं। पर बड़ी क्रांति निम्न किस किस्म की सब्जी का है? पर बड़ी क्रांति भिंडी की महत्वपूर्ण किस्म है। भिंडी पूसा सवाड़ी, वर्षा उपहार, व्हाइट फ्लाई प्रतिरोधी, पूसा मखमली, अर्का अनामिका। पर बड़ी क्रांति बटरफ्लाई रोधी, पंजाब पधिनी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सन 2009 में। NRDWP का उद्देश्य सुरक्षित और पर्याप्त पेय न्यूनतम आधार पर खाना पकाने के लिए जल की आपूर्ति को न्यूनतम जल गुणवत्ता मानक के साथ सुनिश्चित करना था, जो हर समय और सभी स्थितियों में पारंपरिक रूप से सुलभ होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50-50 निधि के बंटवारे के साथ केंद्र प्रायोजित है। MRDWP कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWUSP स्वच्छ जल धारा और राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी 3 पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के विलय के बाद शुरू किया गया। जल एक राज्य का विषय है और ग्रामीण जल आपूर्ति को संविधान की ग्रामीण सूची में शामिल किया गया। सन 2015 में शीर्ष के 3 योजनाएं भारत सरकार की अटल पेंशन योजना, वहनी LED और सभी के लिए उपकरण डिजिटल इंडिया द्वारा शुरू की गई। वहनी LED और सभी के लिए उपकरण उजाला। सन 2018 में यह योजना भारत सरकार आयुष्मान भारत द्वारा शुरू की गई थी और यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक कार्यकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हर वर्ष लाभार्थियों के परिवार फ्लोटर के आधार पर 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा सन 2006 में शुरू किया गया था। इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर के प्रत्येक वर्ष जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं कम से कम 100 दिन रोजगार प्रदान करके आजीविका और सुरक्षा
करते हैं। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? 1919-1920 में। किस राज्य ने ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्य पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए ई पंचायत पुरस्कार सन 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर रहते हुए ई पंचायत पुरस्कार सन 2021 जीता है। इसके बाद असम छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय उन राज्यों को पुरस्कार देता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इस वर्ष योगी आदित्यनाथ सरकार को केंद्र द्वारा विकसित ई एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा विकसित कुछ और ऐप के निर्दोष और कुशल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश का नृत्य चरकुला, ख्याल, रास लीला, नौटंकी, कथक आदि। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ 600 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज 59,59,798। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला महोबा 7,08,831। से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को सर्वोत्तम पारिस्थितिक रूप से प्राप्त खाद माना जाता है। केचुआ से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को सर्वोच्च पारिस्थितिक रूप से प्राप्त खाद माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट सब्जी या खाद्य अपशिष्ट, बेडिंग सामग्री और वर्मी कास्ट का एक मिश्रण है। वर्मी कास्ट को कृमि कास्टिंग या कृमि ह्यूमस या कृमि खाद भी कहा जाता है। यह एक केचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थ को विघटन का अंतिम उत्पाद है। कास्टिंग से संदूषित पदार्थों का स्तर कम और पोषक तत्वों को एक उच्च संतृप्ति प्राप्त करते हुए पहले कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं जो बाद में खाद में बदल जाता है। पानी में घुलनशील पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कंपोस्ट एक उत्कृष्ट पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरक है जो रासायनिक उर्वरकों का एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह मिट्टी के पीएच को प्रभावित नहीं करता है और भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना पोषक तत्व मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। केचुआ एनेलिडा संघ से संबंधित है। एनेलिडा संघ मुख्य विशेषताएं: शरीर लंबा, पतला, मुलायम और मेटामेरिकली विभाजित होता है। काइटिन से बने सममिति के माध्यम से गति होती है। पोषण नली अच्छी तरह से विकसित होती है। तंत्रिका तंत्र सामान्य और रक्त लाल होता है। नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बास्ट फाइबर नहीं है? नारियल के रेशे। पौधे की भीतरी छाल से निकलने वाले रेशों को बास्ट फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक रेशों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बीज रेशा, कपास और कपूक। बास्ट फाइबर: केनाफ, सन, पटसन, जूट और रेमी। पत्ती या कठोर रेशे: सीसल, अनानास। फलों के रेशे: नारियल के रेशे। जूट एक बास्ट फाइबर है। पटसन भी एक बास्ट फाइबर है और फ्लैक्स भी एक बास्ट फाइबर है। कायर नारियल के बाहरी भूसी से बना एक फाइबर है। यह एक फल फाइबर है जिसका उपयोग रस्सियों और गद्दे और डोरमेट और ब्रश आदि बनाने में किया जाता है। सही विकल्प नारियल के रेशे। प्रत्येक रेशे के अपने गुण होते हैं। अपने सस्तेपन, कोमलता और लंबाई, चमक और अपने रेशे की एकरूपता के कारण जूट की भी बहुत मांग है। इसे ब्राउन पेपर बैग कहा जाता है क्योंकि यह चावल, गेहूं, अनाज आदि को संग्रहित करने के लिए बोरियों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उत्पाद है। ब्राउन पेपर बैग जूट से बना होता है।
इसकी बहुमुखी प्रकृति, लंबाई, सुतली बनाना, रस्सी और चटाई बनाने के कारण इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे ग्राम उद्योग नहीं माना जाता? उर्वरक को। खादी ग्राम उद्योग आयोग भारतीय संविधान का एक वैधानिक निकाय है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। आयोग खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया था। नारियल के रेशे, यह नारियल की बाहरी भूसी से बनाया गया एक मोटा रेशा होता है जिसका उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे आदि बनाने में किया जाता है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के पालन को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ताड़ गुड़, यह ताड़ के पौधे से प्राप्त गुड़ है जिसे पाम शुगर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधीश करता है। जिलाधीश राजस्व निरीक्षक। जिलाधीश प्रत्येक तहसील में उचित निरीक्षण, रखरखाव और गांव के अभिलेखों के सुधार और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए एक या अधिक राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट विशेष आदेश द्वारा कर सकती है। लेखपाल, जिलाधीश प्रत्येक तहसील में या गांव के अभिलेखों की तैयारी, रखरखाव और सुधार के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर या विशेष आदेश द्वारा अन्य कर्तव्य निर्धारित कर सकती है के लिए कई लेखपाल नियुक्त कर सकता है। तहसील और तहसीलदार अन्यायिक। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने व्यक्ति तहसीलदार और तहसीलदार अन्यायिक उपयुक्त समझे उतने व्यक्ति नियुक्त कर सकती है। नायब तहसीलदार। और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कई व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें नायब तहसीलदार होने के लिए उपयुक्त समझती है, जो शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस संहिता या किसी अन्य कानून के तहत या उस समय लागू किए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और लागू करेंगे। खसरा एक है विशिष्ट भूखंड संख्या। खसरा पटवारी द्वारा बनाया गया भूमि अभिलेख का एक रजिस्टर है जिसमें उगाई गई फसलों का विवरण और गांव में पटवारी द्वारा किए गए फसल निरीक्षण शामिल है। खसरा संख्या, यह एक विशिष्ट भूखंड संख्या या सर्वेक्षण संख्या है जो भूमि के किसी विशिष्ट भूखंड को प्रदान की जाती है। खतौनी, खतौनी एक गांव के खसरों पर आधारित एक सार है जो उस गांव के किसी भी व्यक्ति या परिवार की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। पटवारी यानी लेखपाल, पटवारी ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि है। 1906 तक उसे गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। उसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। लेखपाल के कर्तव्यों में सर्वेक्षण आयोजित करना, खेतों का निरीक्षण, फसल डेटा का अभिलेखन और खेतों और अन्य ग्राम भूमि के आधिकारिक मानचित्रों का पुनरीक्षण शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसलों का समूह है? धान और बाजरा। विभिन्न फसलों को अलग अलग आवश्यकताओं और उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिनकी मदद वे अपनी पूर्ण महिमा को फल फूल सकते हैं। इसलिए इन सभी आवश्यकताओं और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार भारत में उगाई जाने वाली फसलों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। खरीफ की फसल मानसून फसलों के रूप में जाना जाता है। खरीफ फसल का मौसम भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के आवागमन के साथ शुरू होता है। पहले मानसून की बारिश में शुरू में परंपरागत रूप से खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं और कटाई का मौसम सितंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू अक्टूबर के अंत तक चलता है। बुआई कटाई की अवधि भारत के एक क्षेत्र से दूसरे तक वर्षा के स्वरूप पर निर्भर करती है। इसलिए जिन फसलों को अपने विकास के लिए अच्छी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है वे मानसून अवधि के दौरान उगाई जाती है, इसलिए इसे खरीफ की फसल कहते हैं। चावल, धान, कपास, सोयाबीन, मक्का, बाजरा। चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का, बाजरा। रबी
रबी फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च, चूँकि वे सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है इसलिए इन फसलों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनकी वसंत में कटाई और सर्दियों में बुआई की जाती है। गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, सरसों। व्याख्या: 4 विकल्पों में से केवल धान और बाजरा एक साथ खरीफ फसलों की श्रेणी में आते हैं। धान और बाजरा दोनों खरीफ की फसलें हैं। बाजरा खरीफ की फसल है और गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ रबी की फसल है और सोयाबीन खरीफ की फसल है। सोयाबीन खरीफ की फसल है और जौ रबी की फसल है। सही उत्तर धान और बाजरा होगा। जायद फसलें। जायद की फसलें गर्मी के महीनों में उगाई जाती हैं, लंबे समय तक विस्तार करती हैं, मुख्य रूप से मार्च से जून तक। इस फसलों को मुख्य रूप से गर्मी के मौसम के दौरान उगाया जाता है, जिसे जायद फसल का मौसम कहा जाता है। इन्हें अपने विकास के समय के अधिकांश समय के लिए शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, साथ ही फसलों की लंबाई भी अधिक होती है। रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच जायद फसल का मौसम होता है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, करेला इस समय उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई क्षेत्र है। पहला नलकूप उत्तर प्रदेश में 1930 में खोदा गया था। उत्तर प्रदेश में भारत के नलकूप सिंचित क्षेत्र का भारत के 28.19% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 93 से 94 लाख हेक्टेयर भूमि ट्यूबवेल सिंचाई के अधीन है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान 10 से 44, पंजाब 8 से 65, मध्य प्रदेश 7 से 97 का स्थान है। नलकूप सिंचाई के लाभ। यह सिंचाई का सबसे सस्ता और सरल स्रोत है। किसान नहर सिंचाई पर निर्भर रहने के बजाय अधिक आत्मनिर्भर हो जाता है। इससे किसानों का खर्च कम से कम होता है। कुओं में नाइट्रेट, क्लोराइड आदि जैसे कई रसायन पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे जल की बर्बादी कम होती है। उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी पटेल योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ है। धान के बीजों को इसके डंठल से अलग करने की विधि को कहा जाता है थ्रेशिंग करना, गाहना। हाथ से चुनना, बिनना एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अनाज को हाथ का उपयोग करके चुना जाता है, लेकिन इसमें कुछ को हाथ से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए हमें अलगाव के कुछ अन्य तरीकों की भी आवश्यकता होती है। फटकना। इस प्रक्रिया के प्रकार मिश्रण के भारी घटकों को हवा की मदद से हल्के पदार्थों से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में हवा की मदद से भूसी को हटा दिया जाता है। छानना। यह आकार के आधार पर पृथक्करण की एक प्रक्रिया है। यहाँ सीव बड़े कणों को बरकरार रखता है और उसके माध्यम से छोटे से गुजरता है। इस प्रक्रिया में चोकर को आटे के मिश्रण से अलग किया जाता है। स्पष्टीकरण। थ्रेशिंग धान के बीजों को उस भूसे से निकालने की प्रक्रिया है जिसके साथ यह पैडी स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है। यह अनाज तैयार करने के चरणों में से एक है। थ्रेशिंग फर्श पर एक मूसल का उपयोग करके अनाज को पीट कर किया जा सकता है। यह कठिन सतह पर अनाज पर हलकों में गधों या बैलों से चलने की भी किया जा सकता है। थ्रेशिंग का आधुनिक संस्करण अनाज को देश की सड़क की एक कठिन सतह पर फैलाना ताकि अनाज को गुजरने वाले वाहनों के पहियों द्वारा अलग किया जा सके। थ्रेशिंग सही विकल्प है। थ्रेशिंग का गहना अनाज को चोकर को नहीं हटाया जा सकता। हाथ से थ्रेशिंग एक श्रम साध्य कार्य था, क्योंकि गेहूं के बुशेल को लगभग 1 घंटा लगता था। 18वीं शताब्दी के अंत में थ्रेशिंग यंत्रीकृत होने तक अधिकांश कृषि श्रम हाथ थ्रेशिंग के लिए समर्पित था। थ्रेशिंग का औद्योगिकरण 1786 में शुरू हुआ।
थ्रेसिंग मशीन का आविष्कार एंड्रयू मिकल ने किया था। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में है? ललितपुर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में एक गांव देवगढ़ में बेतवा नदी घाट के पास स्थित है। यह एक विष्णु हिंदू मंदिर है और 6वीं शताब्दी में बनाया था। इसका निर्माण गुप्त काल में गुप्त शैली की स्थापत्य कला में हुआ है। मंदिर में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा, इंद्र और गंगा और यमुना नदी की देवी के देवता भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर बलदेव दाऊ जी मंदिर मथुरा में। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। कहाँ पे? वृंदावन। श्री कात्यायनी पीठ मंदिर कहाँ पे? वृंदावन। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है। याद रखिएगा। क्या चीज़ याद रखना है? बलदेव दाऊ जी मंदिर मथुरा में, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, श्री कात्यायनी पीठ मंदिर वृंदावन में, तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें होती हैं? काली मिट्टी में। काली मिट्टी रंग गहरे काले से हल्के काले रंग में भिन्न होती है। काली मिट्टी उच्च जल धारण क्षमता होती है। वे गीले होने पर अधिक संकुचित और तनुकृत हो जाते हैं और सूखने पर चौड़ी दरारें विकसित करते हैं। दूसरे शब्दों में, वर्षा के मौसम में भीगने पर वे बहुत फूल जाते हैं और लसे हो जाते हैं। जब मिट्टी गीली होती है तो खेत की जुताई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हल कीचड़ में फंस जाता है। शुष्क मौसम में नमी वाष्पित हो जाती है, मिट्टी सिकुड़ जाती है और चौड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं, जो अक्सर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती हैं। कपास, दालें, बाजरा, अलसी, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, सब्जियां, खट्टे फलों की खेती के लिए मिट्टी अच्छी तरह से अनुकूल है। जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय से लाए गए मलबे से या फिर समुद्र से निकलने वाले गाद से आती है। जलोढ़ मिट्टी विभाजित है। खादर मिट्टी, भांगर मिट्टी। खादर की मिट्टी निम्न तल पर पाई जाती है, जो अक्सर वर्षा के मौसम में बाढ़ से बह जाती है। इस प्रकार खादर नदियों के बाढ़ के मैदान पर निक्षेपित हो जाती है और हर वर्ष ताज़ा निक्षेपित गाद से भरपूर होता है। खादर भू भाग आमतौर पर कंकड़ से भरपूर होते हैं, जिनमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकर के गुत्थियां होती हैं। भांगर मिट्टी, यह आमतौर पर अत्यधिक सूखा हुआ होता है, लेकिन इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ होते हैं। मिट्टी की बनावट दोमट मिट्टी से मृत्तिका दोमट तक भिन्न होती है। लेटराइट मिट्टी, यह मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मिट्टी होती है, जो मौसमी वर्षा की विशेषता है। परिवर्तनशील, गीली और शुष्क ऋतुएं चट्टानों के सेल्की पदार्थ के रूप में इस तरह की मिट्टी का निर्माण करती हैं। मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। पीली मिट्टी, जल योजित रूप में जल मिट्टी पीली दिखती है। अक्सर इसकी ऊपरी परत लाल होती है और निचली परत पीले रंग की होती है। ICAR ने भारतीय मृदा को कितने समूहों में बांटा है? 8 समूहों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1953 में एक अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति का गठन किया, जिसने भारतीय मृदाओं को 8 प्रमुख समूहों में विभाजित किया। जलोढ़ मृदा, काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय वन मृदा या वन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा, पीठ और मार्शल मृदा भारतीय मृदा की श्रेणियां हैं। भारतीय मृदा को विभिन्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भूगर्भित रूप से भारतीय मृदा को व्यापक तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की मृदाएं, बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की मृदाएं। प्रायद्वीपीय भारत की मृदा का निर्माण
100 स्थान के में चट्टानों के अपघटन द्वारा होता है, सीधे अंतर्निहित चट्टानों से होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की मृदाएं अतिरिक्त प्रायद्वीप की मृदा नदियों और हवा के निक्षेपण के कारण बनती है। काली मृदा अधिकांश काली मृदा के लिए महत्वपूर्ण ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो दक्कन के पठार में बनाई गई हैं। तमिलनाडु में जनक सामग्री की शैल और शिस्ट पाए जाते हैं। ये उच्च तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये मृदा कपास की फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, अतः इस मृदा को रेगूर या काली कपास मृदा कहा जाता है। लाल और पीली मृदा आग्नेय और कहनती चट्टानों के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। जलोढ़ता काली मृदा की तुलना में कम उपजाऊ होता है, जल धारण क्षमता कम होती है। एफईओ फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती हैं और हाइड्रेट रूप में पीली दिखती हैं। परिवहनीय मृदा प्रकार हैं। नाइट्रोजन, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमस और फास्फेट की कमी होती है। लेटराइट मृदा वैकल्पिक आर्द्र शुष्क अवधि के साथ उच्च तापमान भारी वर्षा की परिस्थितियों में गठित होती हैं। इस प्रकार इसका गठन मानसून की स्थिति के तहत सख्ती से होता है। सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन द्वारा गठित होती हैं। खातों के सर्वाधिक वितरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना मुख्य कार्य है ग्राम सभा का। प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत के सरपंच द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में ऐसी पंचायत के उप सरपंच द्वारा बुलाई जाएगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखती है। ग्राम सभा के प्रमुख कार्य इस तरह की योजनाएं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा कार्यान्वित करने से पहले वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं से प्राथमिकता के काम में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न वार्ड सभा द्वारा व्यक्तियों की प्राथमिकता क्रम में। कमजोर वर्गों को आवंटित भूखंडों के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण। किसी विशेष गतिविधि, योजना, आय और व्यय के बारे में सरपंच या पंचायत के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगना। करों और दरों, किराए और शुल्क और दरों की भूमि वृद्धि पर विचार करने के लिए ऐसे सभी मामलों विचार करने के लिए जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय के लिए संदर्भित किया जा सकता है। जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? जिला कलेक्टर। जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला योजना समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार बनाई गई थी। प्रत्येक जिले में समिति के पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को जिले में समेकित करना चाहिए। यह जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना भी तैयार करता है। जिला कलेक्टर को मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन की निगरानी करना, भू राजस्व एकत्र करना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था, जिन्हें न्यायिक कार्य भी कहते हैं। ग्राम सभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद ए। अनुच्छेद 243A। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ग्राम सभा का उल्लेख है। ग्राम सभा एक गांव विधानसभा पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनता है। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है। ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेगा जैसा राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रदत्त है। अनुच्छेद 243B पंचायतों के संविधान से संबंधित त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत जिला स्तर का संकलन है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित। पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव इस तरह से किया जाता है जैसा कि राज्य विधायिका कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से
उसके बाद चुने गए सदस्यों में से किया जाता है। अनुच्छेद 243D सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की हर साल 4 अनिवार्य बैठकें होती हैं। ये बैठक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को होती है। सन 2013 के बाद राज्य में ग्राम सभा की एक अतिरिक्त बैठक भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को आयोजित की जाती है। 2013 के बाद राज्य में ग्राम सभा की एक अतिरिक्त बैठक भी बाबा अम्बेडकर जयंती पर आयोजित की जाती है। नवंबर सन 2021 राज्य ने साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूरी किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। ऐसा करने वाला राज्य देश का पहला राज्य होगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे और विवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। नागरिकों की ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए मंत्रिमंडल में 25 नवंबर को ऊर्जा साक्षरता अभियान भी शुरू किया गया। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, आम जनता को जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हाल की पहल, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर सन 2021 में लागू करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर सन 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया। केंद्र राज्य सभी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सितंबर सन 2021 में मध्य प्रदेश में मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स SF का उद्घाटन किया। जिलों की संख्या 52 है, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य पक्षी भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर है। राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है। बाणसागर बांध सोन नदी पर, भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। पंजीकृत GI चंदेरी फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, रतलामी सेव। पूसा शारदा एक किस्म है शारदा खरबूजा का। पूसा शारदा खरबूजा की पहली किस्म है जिसे उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में नेट हाउस में उगाया जा सकता है। इसका फल सुनहरा पीला गोलाकार से लंबी ग्लोब के आकार का होता है, जिसका औसत वजन 1.1 किलोग्राम होता है। फल लगभग 85 से 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। फलों का गूदा गाढ़ा हरा सफ़ेद और उच्च मिठास के साथ बहुत कुरकुरा होता है। इसे 15 से 20 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। नेट हाउस के तहत इसकी औसत उपज 5.4 टन 1000 मीटर स्क्वायर। पूसा रूबी भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित टमाटर की एक उन्नत किस्म है। पर्पल वियना नोलखोल की एक किस्म है। पूसा उत्कर्ष लंबे खरबूजे की एक किस्म है। पूसा उत्कर्ष लंबे खरबूजे का एक किस्म है। पूसा रूबी भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली द्वारा विकसित टमाटर की एक उन्नत किस्म है। पर्पल वियना नोलखोल की एक किस्म है। खरीफ फसलों को किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? उष्ण और आर्द्र। खरीफ की फसलों को मानसूनी फसल भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जून से सितंबर तक। इन फसलों को खेती पहली वर्षा के बाद शुरू हो जाती है। फसल के लिए वर्षा जल का समय और मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी और बुरी फसल
तय करते हैं। खरीफ मौसम की मुख्य फसलें मुख्यतः रूप से धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, मूंग, मूंगफली और लोबिया आदि है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलों जैसे गन्ना का उत्पादन भी खरीफ मौसम में किया जाता है। खरीफ फसलों की सूची। सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम। धान और ओरिजा सैटिवा एल, ग्वार एफ, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा लॉब, अरंडी रिकिनस कम्युनिस, नागाली एलुसीन कोराकाना जी, हाई काटन गार्सिपियम हिरसुटम एल, मिर्च शिमला मिर्च फ्रूटसेंस एल, कपास गासिपियम हर्बेशियम एल, ज्वार का ज्वार बल्गारे फारस, तिल का सेसमम ओरिएंटल, सोयाबीन का ग्लाइसिन हार्पिडा मेर, मक्का का जियास मेस एल, उड़द का बिगना मूंगो एल, बजरी का पेनिसेटम टाइफाइडम एल, अरहर का कंजानस कजान मिल्सप, मूंगफली का अर्चिस हाइपोगिया एल, सौंफ का कोनिकुलम वल्गारे मिलर। तो खरीफ की फसलें धान, ग्वार, अरंडी, नागागली, हाई काटन, मिर्च, कपास, ज्वार, तिल, सोयाबीन, मक्का, उड़द, बाजरी, अरहर, मूंगफली, सौंफ है। और क्या क्या था यहाँ पे? बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, मूंग, मूंगफली, धान, लोबिया। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? मखदूम में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान यह मखदूम मथुरा राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा में स्थित राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। दृष्टिगोचर गरीब आदमी का गाय का विकास करने के लिए बकरी आजीविका सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में निदेशक डॉक्टर बी राय। भैंस पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हिसार, हाथी अनुसंधान केंद्र चेन्नई, कैमल पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक संस्थान है। ग्राम सभा मतदाताओं की सभाएं अन्य सभी पंचायती राज संस्था जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा शब्द की भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत परिभाषित किया गया। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है और अब तक की सबसे बड़ी संस्था है। पूसा उत्कर्ष की एक किस्म है। लॉन्ग मेलन ककड़ी का। पूसा उत्कर्ष लॉन्ग मेलन एक किस्म है। लॉन्ग मेलन ककड़ी, पूसा उत्कर्ष लॉन्ग मेलन ककड़ी की एक किस्म है। पूसा शारदा खरबूजे की एक किस्म है। पूसा शारदा तरबूज की पहली किस्म है जिसे उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में नेट हाउस में उगाया जाता है। पूसा रूबी भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित टमाटर की एक उन्नत किस्म है। पर्पल वियना नोलखोल की एक किस्म है। निम्नलिखित में कौन सा भूजल के मुख्य स्रोतों के रूप में कार्य करता है? वर्षा जल। भूजल के स्थानों में जमीन के नीचे पाया जाने वाला पानी है जो पृथ्वी के प्रपट्टी आदि में दरार है। मिट्टी में भूजल की उपस्थिति पादपों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे लेने
में सक्षम बनाती है। यह एक स्वस्थ मिट्टी को भी इंगित करती है। भूजल देश के कई हिस्सों में पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का मुख्य स्रोत है। बारिश का पानी और नदी और तालाब जैसे अन्य स्रोतों से पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है और खाली स्थानों पर जमीन के नीचे गहरी दरारों में भरता है। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्पंदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को भूजल पुनः भर जाता है। कई स्थानों पर भूजल को जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच संग्रहित किया जाता है। यह एक जल वृत्त के रूप में जाना जाता है। ट्यूबवेल या हैंडपंप की मदद से जल वृत्त में पानी आमतौर पर बाहर निकाला जा सकता है। भूजल भूजल देश के सबसे महत्वपूर्ण, खासकर ग्रामीण इलाकों में जल स्रोतों में से एक है। हालांकि मानव की मांग के कारण प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ते तनाव के साथ भूजल संसाधन कम हो रहे हैं। मिट्टी में रसायनों के उपयोग के कारण वे भी प्रदूषित हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है, जो भूजल पर निर्भर है। इसलिए भूजल संरक्षण की आवश्यकता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 22% भूजल पहले ही सूख चुका है। भूजल स्तर कम होने के कारण शहरी क्षेत्रों, खासकर तमिलनाडु में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की। यह योजना निम्न में से किस क्षेत्र में है? शिक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की। योजना नीट, आईआईटीज, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी परीक्षाओं जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ प्रसिद्ध योजनाएं: भाग्य लक्ष्मी योजना, राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना। गोपालक योजना, बेरोजगारी को कम करने के लिए। कौशल सतरंग योजना, विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, राज्य में युवाओं को 2500 रुपये की वृत्ति प्रदान करने के लिए। निम्न से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? टोबैको मोज़ैक। टोबैको मोज़ैक वायरस एक एकल असहाय आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सोलनैसस पौधे को संक्रमित करता है, जो एक पौधे परिवार है जिसमें कई प्रजातियां जैसे पेटूनिस, टमाटर और तंबाकू शामिल हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस एक विश्वसनीय रूप से स्थिर वायरस है। वास्तव में यह इतना स्थिर है कि तंबाकू उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक व्यापक प्रसंस्करण के बाद यह तंबाकू के पौधे में रह सकता है। टोबैको मोज़ैक विषाणु साइट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनस सिट्री जीवाणु। आलू की प्रगति प्रंगमारी अल्टरनेरिया सोलानी कवक। गेहूं की काली जंग प्यूकिनिया ग्रामिनीस कवक। राष्ट्रीय बांस मिशन कब शुरू किया गया था? सन 2006 और 2007 में शुरू किया गया था। सन 2021 में खबरों में क्यों? मई सन 2021 में अगरबत्ती को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एक प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS शुरू की गई। राष्ट्रीय बांस मिशन सन 2006-07 NBM शुरू किया गया था। 6 और 7 में इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह मिशन बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। कार्यक्रम बांस विकास के 4 प्रमुख क्षेत्रों को निम्नानुसार संबोधित करना: अनुसंधान और विकास, वृक्षारोपण विकास, हस्तशिल्प विकास, विपणन। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन सन 2018 और 19 में शुरू किया गया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय और समानता का साथ विकास पर बल दिया? 9वीं।
नौवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया। नौवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना में कृषि विकास का भी महत्व मिला। ऋण के विनियमन पर सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करने पर बल दिया गया था। ऐतिहासिक असमानताओं और सुधारों के उद्देश्य से शुरू की गई नीतियां गरीबों के लिए थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना अपडेट। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। आठवीं योजना निर्देशन नियोजन के माध्यम से एक केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक योजना थी। 5.9% के लक्ष्य के मुकाबले विकास दर 6.8% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 2002 से मार्च 31 सन 2007 तक। 10वीं योजना सन 2002 में 21 दिसंबर को सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। अर्थव्यवस्था में 10वीं योजना की अवधि में 7.7% की औसत वृद्धि दर्ज की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से सन 2012। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ 11वीं योजना अवधि में प्रवेश किया। 11वीं योजना अवधि में अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन 8% थी। निम्नलिखित में से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2020-21 में भारत का स्थान था 140। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2020-21 के अनुसार भारत 156 देशों में से 0.6251 में से स्कोर के साथ 140वें स्थान पर है। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2021 जारी की जाती है। यह 4 आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में 156 देशों का मापदंड करता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक अधिकारिता। आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व भर में लिंग अंतर को भरने में 165.6 वर्ष लगेंगे और महामारी ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सन 2020-21 में भारत 28 स्थानों पर फिसल गया है। यह दक्षिण एशियाई देशों में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान पीछे और बांग्लादेश शीर्ष पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश राजनीतिक सशक्तिकरण में सबसे खराब है, जो 23.9% से 9.1% है। आर्थिक भागीदारी और अवसर अंतराल में सन 2020-20 की तुलना में 30% की गिरावट देखी गई है। शीर्ष 5 देश आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। सबसे टॉप पे कौन? आइसलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। भारत का नंबर कौन सा है? 140वां, शायद 140वां है। किस राज्य के राज्यपाल ने वैदिक एरुदाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना 1 स्कूल 1 IS लॉन्च की? केरल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना 1 स्कूल 1 IS लॉन्च की। यह राज्य भर में 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगा। मलयालम फिल्म अभिनेता मंजू वारियर ने केरल की 10 छात्राओं को गोद लेकर पहली आर्थिक साक्षरता की घोषणा की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जिलों की संख्या 14 है। ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, अतः इनकी देखरेख कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, अंततः इनकी देखरेख की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है। अनुच्छेद 243 के 1 इसमें कहा गया कि पंचायतों के सभी चुनाव अनुच्छेद ZA 343 ZA के तहत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करने और संचालन का अधीक्षण
निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 243 K2 यह बताता है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने कार्यालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में इस तरह के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत के सचिव। ग्राम सभा के मतदाताओं की सभा है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव जिम्मेदार होते हैं। अन्य सभी पंचायती राज संस्थान जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा भारत के संविधान में अनुच्छेद 243A के तहत परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है और अब तक की सबसे बड़ी संस्था है। विश्व के मक्के ग्राम पंचायत सचिव। विश्व के मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद चीन और उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 19-20 सीजन में मक्के के उत्पादन में 346 मिलियन मीट्रिक टन आंका गया है। मक्का लगाने के लिए समर्पित रकबा मौसम के हिसाब से बदलता है, लेकिन लगभग 90 मिलियन एकड़ अमेरिकी भूमि में हर मौसम में मक्का लगाया जाता है। भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मक्का का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 15% मक्के के समय मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इसके बाद महाराष्ट्र 10%, राजस्थान 9%, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद बिहार सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन है। आंध्र प्रदेश में राज्य की उत्पादकता सबसे अधिक है। प्रदेश में राज्य की उत्पादकता सबसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद बिहार सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन है। आंध्र प्रदेश में राज्य की उत्पादकता सबसे अधिक है। मक्का खरीफ की फसल है। सन 2021-22 के लिए तुअर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 6300। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तुअर दाल 6300 रुपये है। तुअर के उत्पादन योगदान 90% से अधिक 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। अब तक CACP 23 वस्तुएं के MSP की सिफारिश करता है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज 23 वस्तुओं पर CACP 23 वस्तुओं के MSP की सिफारिश करता है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी हैं। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ और रागी हैं 7 प्रकार के अनाज। 5 प्रकार की दाल चना, तुअर, मूंग, उड़द और रागी। 5 दालें चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम। 4 व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। मेज़ बाजरा का MSP 2250 है और मेज़ का 1870 है और उड़द का 6300 है और रागी का 3377 है। तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1986। तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में केंद्र सरकार द्वारा तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य 7वीं योजना के अंत तक मार्च 1990 तक खाद्य तेलों के आयात को काफ़ी हद तक कम करना और 8वीं योजना के दौरान अंततः आत्मनिर्भरता हासिल करना था। राज्य में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत के बाद तिलहन के तहत कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। TMO के 4 सूक्ष्म मिशन
फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए सूक्ष्म मिशन, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी के लिए सूक्ष्म मिशन 2, इनपुट और सर्विस सपोर्ट के लिए सूक्ष्म मिशन 3, सूक्ष्म समर्थन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए सूक्ष्म मिशन 4। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसकी सीमा 3 तरफ से हरियाणा और पूरब में उत्तर प्रदेश से लगी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा CM हैं और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल हैं। मैसूर यह कर्नाटक राज्य का एक शहर है। यह कर्नाटक का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 1399 से 1947 तक मैसूर राज्य की राजधानी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। कटक यह महानदी नदी के तट पर स्थित है। यह उड़ीसा के सबसे बड़े शहरों में से एक है। नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान CM हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जिसका उल्लेख अक्सर समाचारों में किया जाता है, लेकिन किस मंत्रालय का एक पहल है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर और नगर हवेली और दमन दीव है। इसके साथ 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध होगी। वे अब इन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने मौजूदा राशन कार्ड को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उपयोग करके अपने खाद्यान्न के कोटे का लाभ उठा सकेंगे। DD किसान टेलीविज़न चैनल 27/7 किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 26 मई सन 2015 को। DD किसान एक भारतीय कृषि का 24 घंटे का टेलीविज़न चैनल जिसका स्वामित्व दूरदर्शन के पास है। 26 मई सन 2015 में लॉन्च किया गया था। चैनल कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए समर्पित है, जो किसानों को नई कृषि तकनीकी, जल संरक्षण और अन्य जानकारी के साथ जैविक खेती पर व्यावसायिक समय के इनपुट का प्रसार करती है। DD किसान भारत का पहला चैनल है जो किसानों को समर्पित है। DD किसान भारत का पहला चैनल है जो किसानों को समर्पित है। यह एक विशेष 24/7 चैनल है जो पूरी तरह से देश के किसानों को समर्पित है। दूरदर्शन के बारे में मुख्यालय नई दिल्ली में, मालिक प्रसार भारती, CEO संदीप सिन्हा, लॉन्च की तारीख 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन के बारे में 15 सितंबर 1959 नई दिल्ली, प्रसार भारती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसके तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को ऋण प्रदान किया जाएगा 10,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की और स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। लॉन्च के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सड़क विक्रेताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का 7% ब्याज अनुदान देगी।
इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार शेष ब्याज राशि का भुगतान करेगी, जो 5% होगी। इस तरह लाभार्थियों को सरकार द्वारा गारंटीकृत 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुई थी। चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। 1998 से पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी शुरू की गई थी। लेखपाल उत्तर प्रदेश राज्य में एक लिपिक सरकारी पद है। पटवारी लेखपाल ग्रामीण स्तर पर सरकार के प्रतिनिधित्व में 1906 तक इन्हें गाँव द्वारा भुगतान किया गया था, लेकिन अब वे एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी। इनके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गाँव होते हैं। लेखपाल के कर्तव्यों में सर्वेक्षण करना, खेतों का निरीक्षण करना, फसल डेटा रिकॉर्ड करना, खेतों और अन्य ग्राम भूमि के आधिकारिक मानचित्रों का पुनरीक्षण शामिल है। उत्तर प्रदेश के किस प्रशासन ने गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की है? वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान इस सेवा का शुभारंभ किया। मंदिर नगरी में गंगा पश्चिमी घाटों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी सरकार ने 4 ड्रोन तैनात किए हैं। गंगा नदी। गंगा एक एशियाई सीमा पार नहीं है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह उत्तराखंड भारत के पश्चिमी हिमालय से उद्गम होती है। उत्तर भारत में गंगा के मैदान के मध्यम से दक्षिण और पूर्व में बहती है, बांग्लादेश तक पहुंचती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 4 नवंबर सन 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। तब से यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा रहा। नमामि गंगे योजना एक व्यापक सुरक्षा कार्य है। प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और गंगा की रक्षा और कायाकल्प करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जून सन 2014 में गठबंधन सरकार द्वारा इसे एक प्रमुख योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर भी कहा जाता है। यूनेस्को ने सन 2015 द्वारा वाराणसी को संगीत का शहर कहा जाता है। कुछ हिंदू मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर और संकट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना शिव ने की थी, इसलिए यह शहर भगवान शिव को समर्पित है। प्रयागराज। अकबरनामा के अनुसार मुगल सम्राट अकबर को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। यहाँ जहांगीर के शासनकाल में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी भी थी। इलाहाबाद बिग पाट महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र धार्मिक सभा है जो कई पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। शहर का नाम योगी आदित्यनाथ सरकार ने अक्टूबर सन 2000 में इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया। मेरठ विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है। यह पारंपरिक रूप से हथकरघा के काम और कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ 19वीं शताब्दी में प्रकाशन द्वारा स्थापित उत्तर भारत के पहले शहरों में से एक था। फतेहपुर। 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल की राजधानी बना। इसके बाद साम्राज्य आगरा चला गया। बादशाह अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में इस किले जैसी संरचना का निर्माण करवाया था। यह भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मुगल इमारतों में से एक है। फतेहपुर सीकरी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? 32। भारत में पंचायती राज में सभी स्तरों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा सरकार पुरुष और महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए पंचायती राज संस्थान में 50 से 50 आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। प्रत्येक अवधि के बाद
पुरुष और महिला प्रतिनिधियों के बीच सीटों को घुमाएगी। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों की महिलाओं के पास आरक्षण के मामले में उचित हिस्सेदारी होगी। 73वां संवैधानिक संशोधन नियम 1992 देश भर के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण को अनिवार्य करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 343D यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्षों की कुल सीटों और कार्यालयों की एक तिहाई महिलाओं को पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा आवंटित की जाने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य सरकार का एक अधिकारी। जनपद पंचायत के रूप में राज्य का एक सरकार राज्य सरकार का एक अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जनपद पंचायत से जुड़े सभी विकासों और कार्यालयों के त्वरित निष्पादन के लिए नियुक्त किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार जनपद पंचायत या पंचायत समिति या जिला पंचायत या जिला परिषद नामक 2 अलग अलग स्तरों पर किया जाता है। जनपद और जिला पंचायतों के मध्य से ग्राम पंचायतों की सरकारी योजना धनराशि मिलती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। जनपद पंचायत खंड स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाती है। जिला परिषद जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाती हैं। जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विभागों के सरकारी योजनाओं के लिए धन प्राप्त किया जाता है।